हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। मैं हूं प्रियेश पारिक और स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेंस के लिए। हमारी करंट अफेयर्स क्लास चलाई जा रही है उस क्लास में। और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद दी फ्यू क्वेश्चंस जो आपसे लास्ट क्लास के अंदर पूछे गए थे। राइट, तो पहला क्वेश्चन आपसे था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, काफी चर्चा में ये योजना, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसकी अनुशंसा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए, वर्तमान में भारत कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर टीवी सोमनाथन जी। टीवी सोमनाथन जी, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी इन द ईयर 2023। और इस कमेटी की अनुशंसा पर, इस समिति की रिकमेंडेशन पर ही इस नई पेंशन योजना जिसका नाम है एकीकृत पेंशन योजना, इसका शुभारंभ किया गया है। सेकंड सवाल था इंडिया सिंगापुर से संबंधित, यानी इंडिया सिंगापुर सेकंड मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी भारत और सिंगापुर के मध्य दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है रिसेंटली 26 अगस्त, सिंगापुर के अंदर हुआ है ये। इसमें भारत की ओर से भारत के वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, और रेलवे और आईटी मिनिस्टर्स हमारे जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, और एक पीयूष गोयल जी जो व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया गेम के तहत, खेलो इंडिया वुशु चैंपियनशिप, ये कहाँ आयोजित हुई है? वुशु चैंपियनशिप, तो आपको बताना था इसका, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? वुशु चैंपियनशिप हुई है यूपी के अंदर। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर। राइट, टू बी स्पेसिफिक, ध्यान रखिएगा यूपी के अंदर रिसेंटली ये जो खेलो इंडिया वुशु चैंपियनशिप है इसका आयोजन हुआ है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज हमारी क्लास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो प्लीज आप इस क्लास को जितना रिवाइज करें उतना करिएगा, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि इसके अंदर हम आज जो है जो सबमरीन्स है भारत के अंदर, पनडुब्बी है, उसका विकास भारत ने कैसे किया है और कौन कौन सी क्लास की किस किस श्रेणी की पनडुब्बी भारत यूज कर रहा है, उसके बारे में सारी जानकारी एट द एंड आपको क्लास के अंदर मिलेगी। रिसेंटली विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस प्रोडक्ट, यानी हाल ही में किस बीमा कंपनी के द्वारा संपूर्ण रक्षा वादा उत्पाद लॉन्च किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों इंश्योरेंस कंपनी है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और फोर्थ है अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। कुछ खूबियां हम देखते हैं, क्या इसके की फीचर्स हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी इसकी। तो देखिए, पहली विशेषता है कि इस इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत अगर किसी व्यक्ति का जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ होती है तो इमीडिएट एक्सपेंसेस के लिए, यानी तुरंत उस समय जो खर्चे होते हैं उनसे पार पाने के लिए परिवार को 3 लाख रुपए का एक मुश्त जो है उनको पैसा दिया जाता है एट 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 दी अर्जेंट, फॉर दी अर्जेंट एक्सपेंसेस, जो उस समय हम जानते हैं काफी प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करने के लिए 3 लाख रुपए की राशि मिलती है। सेकंड है प्रीमियम डेफरल, यानी डेफरल का मतलब है कि अगर किसी विशेष कंडीशन में जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो बीमित व्यक्ति है, अगर उसके पास पैसा नहीं तो 5 साल में एक बार, यानी 5 साल में एक बार के लिए वो अपनी प्रीमियम जो किस्त है वो प्रीमियम को कितना डिले कर सकता है? 12 मंथ्स के लिए, यानी 12 महीने तक वो अपनी प्रीमियम पे ना करे, वो उसे अलाउड होगा। बट ये कब होगा? 5 साल में एक बार के लिए होगा। थर्ड इसका जो प्रोविजन है वो क्या है कि मान लीजिए कोई घातक बीमारी होती है, इन इन केस ऑफ अ टर्मिनल डिजीज, टर्मिनल इलनेस, मान लो घातक बीमारी होती है तो उसमें क्या होगा, 50% जो पैसा होगा वो उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा अगर किसी प्रकार की घातक बीमारी होती है उस केस के अंदर। अब इसमें दो प्लान ऑप्शन है। दो प्लान ऑप्शन क्या है? देखिए, पहला है लाइफ प्रॉमिस, यानी जीवन का वादा है, कि मतलब इस योजना के तहत, इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत व्यक्ति को 100 साल की एज तक के लिए, 100 इयर्स एज के लिए क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब ऐसा, इसमें ऐसा माना गया है कि अगर व्यक्ति की उम्र 100 साल तक होती है तो भी उसे इंश्योर्ड किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, उसके अंदर क्या होगा कि 100 व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति अपनी 100 साल के एवरेज जो 100 साल की एज है वो पूरी कर लेता है तो उसे कुछ राशि दी जाएगी।
क्लियर, अप टू दी 100 ईयर ऑफ एज। अब दूसरा लाइफ प्रॉमिस प्लान, लाइफ प्रॉमिस प्लस। ठीक है, इसकी योजना के तहत क्या है कि मान लीजिए अगर वो व्यक्ति है, उस जो इंश्योर्ड पर्सन है, बीमित व्यक्ति है, अगर वो 100 साल की उम्र पार कर लेता है, उसके बाद क्या होगा, उसे 100% प्रीमियम मिल जाएगा। जो उसने जमा कराया है वो सारा ही पैसा उसे रिफंड होगा, बट कुछ पैसा काट लिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मॉडल प्रीमियम्स और डिस्काउंट्स के अकॉर्डिंग। ये इन दो के तहत बाकी जो पैसा बचेगा सारा मिल जाएगा उस बीमित व्यक्ति को। ये आपके लिए काम की बात है कि किस कंपनी ने लॉन्च की, किस बैंक ने लॉन्च किया, तो टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी, 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह किस सिटी में, किस शहर में आयोजित हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है नई दिल्ली। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, अनुभव अवार्ड जो है ना, इनकी शुरुआत होती है कुछ समय पहले। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे ब्यूरोक्रेट, ऐसे सिविल सेवक जिन्होंने अपने लाइफ स्पैन में यानी अपने करियर में जो जो एक्सपीरियंस, जो जो चीजें एक्सपीरियंस की है, उनको अपने जूनियर्स के साथ शेयर करते हैं। इसके लिए दिया जाता है अनुभव अवार्ड, राइट। और इसका रिसेंटली सेरेमनी हुई है, वो हुई है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। आपको इतना ध्यान रखना है कि अनुभव अवार्ड्स कौन से हैं, 7th नंबर के हैं। 7वें अनुभव अवार्ड से कहाँ हुए, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। अब इसमें क्या है, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, इसमें कुल क्या कितने मिलते हैं अवार्ड, 5+10, दो कैटेगरीज हैं के लिए मिलते हैं अवार्ड। तो कुल 15 में से जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विमेन अवार्ड, ये महिला पुरस्कार प्राप्त करता है, उनकी संख्या है 33%। अगर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये शोकेस करता है कि भारत की महिलाएं पिछड़ी हुई नहीं है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही, इसीलिए ये रेशियो है कितना हुआ है, 33% हुआ है, राइट। और ये शो करता है कि गवर्नेंस यानी शासन के अंदर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, ये शोकेस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुरुआत कब हुई अवार्ड की। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई इन द ईयर 2016, क्लियर। और अब तक जो है कुल 59 अनुभव अवार्ड यानी 59 अनुभव पुरस्कार दिए जा चुके हैं, साथ ही साथ 19 जूरी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवार्ड के बारे में कि अवार्ड करता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इट सर्व एज अ वाइटल ब्रिज, एक ब्रिज के रूप में काम करता है बिटवीन दी वेटरन सिविल ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज दी न्यू ऑफिशियल्स। अब इसमें क्या होता है कि जो रिटायरिंग ऑफिशियल्स हैं, यानी ऐसे अधिकारी जो रिटायर हुए हैं, वो अपने जीवन के अच्छे अनुभव और जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करते हैं अपने नए सिविल सर्वेंट के साथ। जिससे क्या होता है, उनको उस सर्विस के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है, इंसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव रहे हैं, वो साझा करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में गवर्नेंस के अंदर उन सभी को हेल्प मिलती है। अब ये किस विभाग ने लॉन्च किया है, तो ये विभाग का नाम याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, क्लियर। अच्छा, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया अनुभव नाम से। ऑब्वियस सी बात है, अनुभव अवार्ड तो इसके इसी नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाना चाहिए, वो किया भी गया है, राइट। अब इसमें क्या होता है, देखिए 5 तो मिलते हैं अनुभव अवार्ड्स, अनुभव पुरस्कार की संख्या 5 है, और 10 मिलते हैं जूरी सर्टिफिकेट। दो कैटेगरीज में अवार्ड मिलता है ये, क्लियर। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, कैटेगरीज कौन कौन सी है कि मतलब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे सिविल सेवक जिन्होंने अलग 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 डोमेन में, अलग अलग क्षेत्र में जो अपने एक्सपीरियंस किए हैं और जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उससे उनको चुना जाता है। तो देखिए कौन कौन सा क्षेत्र है, पहला है प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सेकंड है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, थर्ड है रिसर्च यानी शोध में, फोर्थ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर यानी हम जानते हैं कि कई बार हमारे कंपनीज जो बनती हैं उन्हें कंप्लायंस नॉर्म्स कई सारे फॉलो करने होते हैं, कई सारा पेपर वर्क होता है, उसे गो थ्रू करना होता है, उसे सिंप्लीफाई करना मतलब प्रक्रियाओं के सरलीकरण से संबंधित। अगर उस क्षेत्र में काम किया, अकाउंट्स यानी लेखा क्षेत्र में किसी ने अपना उत्कृष्ट कार्य किया हो, फील्ड वर्क क्षेत्र कार्य के अंदर अपना योगदान दिया हो उसमें। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर वर्क इंप्रूवमेंट यानी कार्य को, जो अपना कार्य है उसको इंप्रूव करने के लिए, सुधार के लिए जो एक अपनी तरफ से सुझाव होते हैं, उस क्षेत्र के लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। अब अवार्ड की बात करें तो पहला है अनुभव अवार्ड, में राशि मिलती है 10,000 रुपए की। देखिए राशि इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ये कितनी अवार्ड मनी मिल रही है इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये कहीं ना कहीं उसके व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें क्या मिलता है, तो मेडल मिलता है, एक मिलता है सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, और साथ ही मिलती है 10,000 रुपए की राशि। लेकिन जूरी सर्टिफिकेट, ये नाम से पता पड़ रहा है सर्टिफिकेट, मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा मेडल उस व्यक्ति को जो अवार्ड है, सेकंड होगा सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र की आपको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अच्छा, अब जो जूरी सर्टिफिकेट है ना, ये कब लॉन्च हुआ है, ये अवार्ड लॉन्च हुआ था इन द ईयर 2016। प्रधानमंत्री जी ने कहे, वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके रिकमेंडेशन बाय अवार्ड शुरू किए गए और जूरी सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया, एड ऑन किया गया, लॉन्च नहीं ऐड किया गया इन द ईयर 2023। ये आपके लिए डेटा इतना ही काम का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वैक्सीन के बारे में। हैजा से लड़ने के लिए, एक हैजा बीमारी कॉलेरा जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से होती है, दूषित जल से होती है, बीबीवी
131 वैक्सीन टू कॉम्बैट कॉलेरा इज डेवलप्ड बाय, किस, आपको बताना है किस कंपनी के द्वारा इस हैजा से लड़ने वाली BBV 131 वैक्सीन को लॉन्च किया गया। देखिए अगर थोड़ा भी आप दिमाग लगाएंगे ना, बीबी वर्ड है ना, से आप थोड़ा क्लू मिल जाएगा कि किस कंपनी ने इसको बनाया होगा। देखिए इट स्टैंड्स फॉर भारत बायोटेक, भारत बायोटेक वैक्सीन 131। अगर आप थोड़ा भी अगर आप गैस वर्क करते हैं तो उससे काम कर सकता है आपका कि भारत बायोटेक के द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई है, ना तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, SII के द्वारा, ना फाइजर, ना सनोफी कंपनी के द्वारा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी हमारी भारत बायोटेक, उसके द्वारा क्या किया गया है, इस वैक्सीन का नाम है हिलचॉल। ये आप नाम याद रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम है और इसका एक कॉमन नेम दिया गया है वैक्सीन को, जिसका नाम है हिलचॉल, हिलकॉल कह सकते हैं इसको आप। ये वैक्सीन जो है इसका साइंटिफिक नेम है BBV 131। इस वैक्सीन का जो साइंटिफिक नेम है वो याद रखिएगा, और जो कॉमन नेम दिया गया है फॉर द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को भी आप ध्यान रखिएगा। किसने बनाया? हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा। क्लियर? भारत बायोटेक कंपनी वही है जिसने की कोविड के टाइम कोविशील्ड वैक्सीन लॉन्च की थी। तो क्या किया इसने, भारत बायोटेक ने लाइसेंस लिया, कहां से लिया? हिलमैन लेबोरेटरीज है USA की, उनसे क्या किया है, ये लाइसेंस लिया है वैक्सीन को डेवलप करने का। अब देखिए इसकी नीड क्यों हुई। इसकी नीड इसलिए होती है, जो हैजा बीमारी है इसमें हर साल क्या होती है, ओरल वैक्सीन के लिए 100 मिलियन डोजेस की रिक्वायरमेंट होती है। यानी 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 में हुआ 1 करोड़, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पर ईयर होती है। तो क्या है कि भारत बायोटेक की 2 फैसिलिटीज हैं, 2 जगह सेटअप्स हैं, भुवनेश्वर और कोलकाता में, भुवनेश्वर और हैदराबाद में। इनके द्वारा पर ईयर कितना प्रोडक्शन होगा, 200 मिलियन डोजेस का, यानी 20 करोड़ वैक्सीन जो है वाइज वो बनाई जाएगी इस कॉलेरा डिजीज को सर्व करने के लिए, इसे एलिमिनेट करने के लिए, राइट। अभी जो वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन है ओरल कॉलेरा वैक्सीन, इसकी 2 डोज दी जाती हैं, 2 बार, एक तो होती है डे 0 पर और एक होती है डे 14 पर, यानी 2 डोज में ही काम हो सकता है इसका। और ये सिंगल स्ट्रैंड डोज है। सिंगल स्ट्रैंड डोज मतलब क्या होता है, एक स्ट्रैंड से बनाई गई डोज है। और ये किस व्यक्ति पर काम करेगा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी उम्र कितनी हो, 1 वर्ष से अधिक, यानी 1 ईयर्स। यानी देखा जाए तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र, या ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 1 वर्ष से अधिक, बच्चे कहलाएंगे इनिशियल एज में। लेकिन 1 साल से छोटे बच्चे, उन पर ये वैक्सीन एप्लीकेबल, सूटेबल नहीं होगी उनके लिए। और ये वैक्सीन जो है 2 डोज में दी जाती है, डे 0 पर और डे 14। क्लियर? अब बात करें वैक्सीन की स्टोरेज, जो टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये काफी सूटेबल टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हम कहीं मेंटेन कर सकते हैं इजीली। कोई नेगेटिव टेम्परेचर हमको नहीं चाहिए इस वैक्सीन के लिए, बहुत ही अराउंड 0-1 डिग्री। तो देखा जाए तो ये कहीं भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब क्या है कि देख, भारत बायोटेक ने क्या किया है, भारत बायोटेक ट्राई कर रहा है WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने का, जिससे कि वो इसको अलग अलग जो हमारे बोरोवर्स हैं, अलग अलग हमारे ऐसे खरीदार, जैसे कि यूनिसेफ मान लीजिए, मेनली क्या कॉलेरा किस में होता है, बच्चों में होता है। क्यों? क्योंकि दूषित पानी पीने से, उसके संपर्क में आने से। तो जिस प्रकार से यूनिसेफ है या अलग अलग कंट्रीज हैं, उनको हम ये वैक्सीन बेचने वाले हैं, तो उसके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए WHO से बात की जा रही है, बाय दी भारत बायोटेक लिमिटेड। अच्छा, अब हम बात करेंगे सबमरीन की। देखिए सबमरीन हमारे लिए आज एक तो स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे इसका, कि भारत में किस प्रकार की सबमरीन बनाई जा रही है, 3 तरह की होती हैं, वो बन रही है। और रिसेंटली क्या हुआ है, भारत की ओर से अरिहंत क्लास की सबमरीन है, वो रिसेंटली कमीशन हुई है इंडियन नेवी के अंदर। मतलब हाल ही में अरिहंत श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल की गई। आपको नाम बताना है, आपके सामने 4 नाम है, INS अरिधमान, INS अरिहंत, INS करंज और INS अरिघाट। क्लियर? देखिए इसका राइट आंसर जो है, अब थोड़ा आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, अरिहंत क्लास सबमरीन है तो इसका नाम INS अरिहंत ही होगा। देखिए INS अरिहंत है ना, ये पहली सबमरीन है इन which has been developed under the अरिहंत क्लास सबमरीन। सेकंड जो है INS अरिघाट है, कौन सी है, INS अरिघाट, ये रिसेंटली कमीशन हुई है एट दी विशाखापट्टनम। चलिए बात करते हैं इस सबमरीन जो दिखती इस प्रकार दिखती है, ये रिसेंटली इसको इंडक्ट किया गया है इन दी इंडियन नेवी। तो ये आपको थोड़ा सा पिक्टोरिकल डायग्राम से दिख जाएगा। रिसेंटली कमीशन हुई है इंडियन नेवी के अंदर ऑन 29 अगस्त विशाखापट्टनम के अंदर। ये क्या शोकेस करता है, देखिए पनडुब्बी क्यों बनाते हैं देश, पनडुब्बी इसलिए बनाते हैं कि जो मरीन एरिया हमारा समुद्री क्षेत्र है, उसमें सुरक्षा इंश्योर कर पाए। आप जानते हैं भारत प्रायद्वीपीय देश है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो तीनों तरफ से हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट्स देखने को मिलते हैं, और उन्हीं को काउंटर करने के लिए, और काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज हैं, काउंटर इंसर्जेंसी है,
और जो पायरेसी एक्टिविटीज होती है, यानी चोरी होती है, समुद्री चोरी होती है, मरीन पायरेसी, उसको रोकने के लिए हम क्या किया है, एज अ डेटरेंस, यानी एक तरह से शोकेस करते हैं कि हमारे पास इस क्षमता है, आप हम पर अगर किसी प्रकार का अटैक करेंगे तो हम भी आपको पलट के जवाब देंगे। उसी को शोकेस करता है हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी, उसको शोकेस करने के लिए हम बना रहे हैं। कौन सी क्या बना रहे हैं? इंडियन नेवल शिप्स, जिसका नाम है आईएनएस अरिगाट, रिसेंटली उसे कमीशन किया गया है। क्लियर? पूरी प्रोग्राम जो है सबमरीन का, ये हमने ऑलरेडी 1990s में 1990 के दशक में शुरुआत कर ली थी, अराउंड 1997 के आसपास, और अभी 2009 में जो है आईएनएस अरिहंत जो क्लास सबमरीन है ये डेवलप की जाने लगी है। क्लियर? अभी क्या होगा देखिए, ये जो सबमरीन है इसके लिए इंडिया काम कर रहा है कि 5 अरिहंत क्लास की बोट्स भी साथ साथ बनाई जा रही है। सबमरीन तो बना रहे हैं, लेकिन जो नाव होती है अरिहंत क्लास की बोट्स, वो भी हम डेवलप करने वाले हैं इसके साथ साथ, along with the 6 nuclear attack submarines to be built in 3 blocks। 3 ब्लॉक में आईएनएस अरिहंत, मतलब अरिहंत क्लास के तहत 3 ब्लॉक में 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाएंगे। जिसका मतलब क्या होगा, ऐसी सबमरीन क्या करेगी, न्यूक्लियर पावर्ड पर आधारित होगी, परमाणु ऊर्जा पर आधारित होगी। जिसका मतलब क्या होता है कि वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, मींस इट कैन सस्टेन और कैन ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर अराउंड मोर देन 1 वीक और अराउंड 2 वीक्स। क्लियर? अब इस अरिहंत का नाम क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, यानी दुश्मन का, यानी शत्रुघ्नता कह सकते हैं हम, शत्रुघ्नता कह सकते हैं, इसे कहा गया है अरिहंत। तो संस्कृत वर्ड है, वहीं से लिया गया है ये। अच्छा, पहली भारत की जो कंट्रीज फर्स्ट होममेड, यानी स्वदेशी रूप से इंडिजिनसली डेवलप्ड जो सबमरीन हमारी है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, वो कौन सी है? आईएनएस अरिहंत है। शुरुआत होती है 2009 के अंदर, 2009 में जुलाई में इसे लॉन्च किया गया था, और 2016 के अंदर इसको इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। ध्यान रखेगा, भारत की स्वदेश निर्मित यानी इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर सबमरीन जो है उसका नाम है आईएनएस अरिहंत, और ये हमने इसकी शुरुआत की थी, इसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2009 में, और इसे कमीशन किया गया है इन द ईयर 2016। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अभी किसने बनाया आपके लिए, ध्यान रखिएगा, मजगांव मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने नहीं बनाया है, जो कि डिफेंस पीएसयू है। इसे बनाया गया है शिप बिल्डिंग सेंटर ऑफ विशाखापट्टनम। ये आप नाम याद रखिएगा। अब कुछ खूबी की बात करते हैं कि क्या हमें ऐसा, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या खास है इसके बारे में। देखिए, इसकी जो अंडर वाटर स्पीड है वो कितनी है, 24 नॉट्स। समुद्र में जब कोई व्हीकल चलता है तो उसकी दूरी किलोमीटर पर आवर से कैलकुलेट नहीं होती है, वो होती है नॉट्स में। क्लियर? तो अराउंड अगर हम देखें सरफेस पे तो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी व्हेन सबमर्ज, 12 से 15 नॉटिकल नॉट्स होगी, ये होगी जब वो सरफेस पर आएगी। यानी आप जानते हैं सबमरीन जो है लंबे समय तक पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती, उसे सरफेस पर, पानी की सतह पर आना होता है। इसीलिए 2 तरह की स्पीड होती है, एक तो सब सरफेस और एक ऑन सरफेस, इन सरफेस। क्लियर? सबमर्ज और सरफेस में। इसमें क्या किए गए, 4 लॉन्च ट्यूब्स लॉन्च अटैच किए गए हैं। इसका मतलब क्या है, इनसे क्या मिसाइल्स लॉन्च की जाएगी। अब कौन कौन सी मिसाइल्स हम देखने वाले हैं, एक तो है सागरिका मिसाइल K-15। अब ये 12 K-15 सागरिका मिसाइल, जिसे कहते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सागरिका मिसाइल हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जो ट्रेवल करती है, जो ट्रेजेक्टरी उसकी किस प्रकार की है, उसका रास्ता इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए ए पॉइंट है, यहां से लॉन्च की जा रही है, तो ये इस प्रकार का एक पाथ फॉलो करेगी। क्या करेगी? बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, SLBM। क्लियर? तो ये हमारी सागरिका है, जिसका नाम है K-15 मिसाइल, जिसे कहते हैं सागरिका मिसाइल। और ये 12 लॉन्च ट्यूब्स है ना, 4 लॉन्च ट्यूब है, एक में 3 अटैच की जाएगी। साथ में जो होगा, एक होगा K4 मिसाइल है, जिसको भी क्या होगा, अटैच किया जाएगा इस सबमरीन के तहत, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड होगा। भारत विश्व में 6ठा देश है जिसके पास क्या है, न्यूक्लियर ट्रायड। कौन कौन से देश ऐसे भारत से पहले हैं? यूएस है, रशिया है, चीन है, फ्रांस है और यूके है। यूएस, रूस, चाइना, चीन, फ्रांस और यूके, 5 देश है। 6ठा देश भारत बना जिसके पास की न्यूक्लियर ट्रायड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आईएनएस अरिगाट जो है ये कहां पर डॉक की जाएगी, तो इट विल ऑपरेट अंडर द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। कहां पर? स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, एसएफसी है। ये क्या करता है, आईएनएस अरिगाट जो है ना, एक देखा जाए तो अपग्रेडेड वर्जन है, यानी आईएनएस अरिहंत का ही नया वर्जन है, जिसे हम नाम दे रहे हैं आईएनएस अरिगाट। और ये कहां ऑपरेट होगा? इट विल ऑपरेट अंडर द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, एसएफसी। और एसएफसी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए उत्तरदायी है? फॉर दी न्यूक्लियर आर्सेनल, यानी भारत का जो परमाणु शस्त्रागार है, परमाणु आयुध है, उसके लिए जिम्मेदार कौन सी संस्था है?
न्यू स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये हमारे भारत के लिए रेस्पॉन्सिबल है, भारत के न्यूक्लियर पावर के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपने पता था कि 5 बोट बना रहे हैं भारत की ओर से काम चल रहा है कि 5 न्यूक्लियर पावर बोट बनाएंगे, उसी सेम बात ही गई है। और 6 नई कलवरी क्लास 6 न्यू कलवरी क्लास बोट्स have already been delivered to the Indian Navy। हम चाह रहे हैं अरिहंत क्लास की 5 नई बोट बनाए और उसके पहले हमने 6 कलवरी क्लास की नई बोट इंडियन नेवी को ऑलरेडी सौंप दी है। क्लियर। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75 AS, प्रोजेक्ट 76, प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसे कहते हैं 75I। आगे थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे इन प्रोजेक्ट के बारे में, 75I के बारे में, प्रोजेक्ट 20 P28 के बारे में। बड़ा ब्रीफली याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट 75, 75I, प्रोजेक्ट 75, 76, प्रोजेक्ट 75 AS, ये सब इनका संबंध किससे है? इंडियन नेवी से संबंध रखते हैं। क्लियर। INS हरिगार्ड जो है ये, इसमें किस इंजन से पावर मिलती है? तो 83 मेगावाट 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है, उससे इसको एनर्जी मिलती है। और इससे एडवांटेज क्या होता है? इट कैन रिमेन सबमर्ज्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, ऑलमोस्ट 14 डेज तक जो है ये सबमर्ज्ड रह सकती है। होता क्या देखिए, बेसिकली अगर मान लो जो सबमरीन है उसे क्या होता है, ब्रीथ के लिए क्या आना पड़ता है, ऑन सरफेस आना पड़ता है विद इन 48 आवर्स। क्लियर। अब भारत के पास क्या है? 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। वो कौन कौन सी? INS अरिहंत, जिसका नाम S2 है, और एक INS हरिगार्ड है वर्तमान में। पहले एक ही थी INS अरिहंत, अब 2 हो गई है। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी जानकारी सफिशिएंट है। अब भारत ने क्या किया, सरकार के द्वारा हाल ही में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए रिसेंटली। आपको बताना संख्या कितनी है उनकी, मतलब राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत कल ही कुछ प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है बाय दी कैबिनेट। आपको बताना है कुल कितनी संख्या है उनकी। देखिए उनकी संख्या है 12। ये कुल 10 राज्यों के अंदर फैले हुए हैं 12 कॉरिडोर्स, औद्योगिक गलियारे। भारत में वर्तमान में देखा जाए तो कुल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, 12 नए बनने वाले हैं, तो कुल मिला के 23 हो जाएंगे। राइट। रिसेंटली जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? माननीय प्रधानमंत्री। उनकी अनुमति मिली है फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 12 न्यू प्रोजेक्ट अंडर दी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कहां पर होंगे? 10 राज्यों के अंदर होंगे, 10 राज्यों के नाम लिखे गए हैं। और 6 इसके साथ क्या होंगे? 6 जो मेजर कॉरिडोर्स हैं, यानी 6 महत्वपूर्ण बड़े गलियारे हैं, वृहद गलियारे हैं, उनके साथ इसे डेवलप किया जाएगा। अब कौन कौन से राज्य हैं देखिए, खुरपिया उत्तराखंड में है, राजपुरा पटियाला पंजाब में, दीगी महाराष्ट्र में, पलक्कड़ केरल में, आगरा और प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिहार में गया है, तेलंगाना का जहीराबाद, ओरवकल और कोपरती आंध्र प्रदेश में है, और राजस्थान से है जोधपुर और पाली। ये कुछ देखिए, अगर काउंट करेंगे 9 स्टेट्स हैं। अभी क्या आपको पता है कुछ स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो एक राज्य ऐसा है इसमें इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए उसका नाम इसमें रिलीज नहीं किया गया है। तो टोटल कितने 9 स्टेट दिख रहे होंगे आपको, 9 स्टेट्स विद 11 प्रोजेक्ट्स। तो आप इससे ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें 9 स्टेट्स क्यों लिखे, उसकी वजह है कि अभी कुछ स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन होंगे, विधानसभा चुनाव होने वाले, इसलिए उसका इन्फॉर्मेशन अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। ये हाईलाइट क्या होगी देखिए, ये है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। क्या करेगा ये? महत्व रणनीतिक इसमें निवेश आएगा, जिससे क्या होगा, भारत का, हम चाहते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट 2030 तक कितना हो जाए, $2 ट्रिलियन, यानी 2 खरब डॉलर पहुंचा दे किसको? व्यापार को। ऑलमोस्ट कितना होगा ये? 1 ट्रिलियन होता है जिस प्रकार से डॉलर है, तो 84 लैक्स, यानी ऑलमोस्ट 164 लाख करोड़ रुपीज का एक्सपोर्ट हम चाहते हैं बाय द ईयर 2030। क्लियर। दूसरा स्मार्ट सिटीज एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो स्मार्ट शहर है और आधुनिक आधारभूत संरचना है उसका विकास करेंगे इन प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें क्या होगा कि प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज होगी, जिसमें क्या होगा, कंपनी अगर किसी को सेटअप करना है तो उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ रेंट पे करना है, उन्हें जमा सेटअप मिलेगा, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंटरनेट फैसिलिटीज है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी सिस्टम ऑफिस को ओपन करने के लिए, वो सारी यहाँ पे मिलेगी। क्लियर। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट किया जाएगा। ये कुछ बेसिक जानकारी है। जैसे कि इसमें क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट होंगे ये किसके साथ अलाइन होंगे? ये होंगे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। हम पढ़ चुके हैं, 16 मंत्रालयों के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
सभी मंत्रालयों के बीच में क्या हो, सामंजस्य हो, समन्वय हो, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है टाइमली इंप्लीमेंट हो पाए, उसके साथ इसको जोड़ा जाएगा, अलाइन किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना परियोजना के तहत लगभग 4 मिलियन जॉब यानी 40 लाख जॉब जो है वो जनरेट होने वाली है इन दी नेक्स्ट 3 ईयर। 1 लाख 10 लाख तो होगी डायरेक्ट और 30 लाख होगी अप टू 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स होगी। अभी जो प्रोजेक्ट्स है ना, इससे कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? The project will create an investment attraction of potential about rupees 1.52 ट्रिलियन, 1.52 ट्रिलियन डॉलर रुपए का क्या होगा इसमें इन्वेस्टमेंट आने वाला है। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ आप नजर रखिएगा इन इस मैप पर, यहाँ आपको दिख जाएंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स यानी औद्योगिक गलियारे। कहाँ का टोटल हमारे पास भारत में 11 हैं। दिल्ली मुंबई, अमृतसर कोलकाता, चेन्नई बेंगलुरु, वाइजैक चेन्नई, बेंगलुरु मुंबई ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद नागपुर, हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद बेंगलुरु, एक्सटेंशन ऑफ सीबीआईसी टू कोची और दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये कुछ प्रोजेक्ट्स, ये कुछ ऐसे औद्योगिक गलियारे हैं जो कि भारत में करंटली प्रेजेंट है और इसके साथ ही जो नए 12 प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं अंडर दी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे कौन करेगा? एनसीआईडीटी ट्रस्ट एक है, उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। राइट। अब हम बात करते हैं एक कॉन्क्लेव है, इसका नाम है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब आपको बताना है इसकी 7वीं बैठक होने वाली इस वर्ष के अंत तक। राइट। 6ठी मीटिंग हुई थी लास्ट दिसंबर के अंदर, अब 7वीं होने वाली है। आपको बताना है कि ये मीटिंग किस देश में आयोजित होगी। ये न्यूज हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हाल ही में भारत की ओर से जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल जी, वो गए हैं श्रीलंका की यात्रा पर। क्लियर। इसलिए हमारे लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां जाकर इसकी एक मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में मतलब डिस्कशन किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा मीटिंग को। इसलिए सवाल आपसे पूछा गया है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वां सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये होगा ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। भारत के अंदर आयोजित होने वाला इस साल के अंत तक। छठा कहाँ हुआ था? ये लास्ट ईयर मॉरिशस के अंदर हुआ था। तो जब हम बात करते हैं कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग की, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक त्रिपक्षीय सिक्योरिटी ग्रुप था जिसकी स्थापना हुई थी 2011 में। कौन कौन सी कंट्री के द्वारा? ये हुई थी भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा। मालदीव की कैपिटल माहे है, श्रीलंका की कोलंबो और भारत की आप जानते हैं नई दिल्ली है। तो 3 देशों के द्वारा जो है इस समूह का शुभारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और किसके लिए था? इट इज अ रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप यानी क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना। क्लियर। तीनों देश है, तीनों देश आसपास देश है जो कि इंडियन ओशन में अवस्थित है। क्लियर। आप एक छोटा क्वेश्चन बताइएगा कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला ब्रिज का नाम क्या है? वो कौन कौन सी स्ट्रेट है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट है या कि कौन सी स्ट्रेट है जो कि भारत श्रीलंका को अलग करती है? क्लियर। इसका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का ग्रुप का सचिवालय का है, ये है कोलंबो के अंदर। नाम से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें शुरुआत में 3 देश थे, भारत, मालदीव, श्रीलंका, और मार्च 2022 में जुड़ा है मॉरिशस। क्लियर। और जो काम हुआ था, ये हुआ था 5th मीटिंग जो हुई थी माले के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें 6ठी मीटिंग, 6th NSLL की मीटिंग होती है, ये होती है कोलंबो के अंदर, जिसमें जो होती है मॉरिशस के अंदर। ये कहाँ होती है? दिसंबर 2023। क्लियर। और 7th मीटिंग जो होने वाली भारत के, वो इस साल अंत में हो जाएगी होपफुली, और इस पर डिस्कशन हो चुका है। अच्छा, हम बात करें कि इसमें कौन कौन से नए मेंबर कंट्री जुड़े हैं, तो ध्यान रखिएगा जुलाई के अंदर मॉरिशस में एक मीटिंग हुई थी। डेप्यूटी एनएसए यानी जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, यानी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डेप्यूटी एनएसए हैं सभी कंट्रीज की, उनकी मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के अंदर बांग्लादेश को एज ए मेंबर अलाउ कर दिया जाता है जुलाई, देन टू बी स्पेसिफिक 10 जुलाई 2024 को। सेशल्स जो देश है ये इंडियन ओशन में अवस्थित देश है और इसको मिला है एज ए ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस यानी अवलोकनकर्ता देश का, राज्य अवलोकनकर्ता दर्जा मिला है इसका। ये हमारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है। इसके 5 स्तंभ है। 5 स्तंभ कौन कौन से आप देख लिए, बहुत ही सिंपल होंगे ये। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षण होगा पहला। दूसरा, हम जानते हैं कि इसका बेसिक फोकस क्या है? मैरीटाइम सेफ्टी के ऊपर ही है। सेकंड है काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोधी घटनाओं को रोकना और जो रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरवाद उसको रोकना। कॉम्बेटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकना। साथ साथ जो अंतरराज्यीय
ऑर्गेनाइज क्राइम, संगठित अपराध उसको रोकना, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा का इंश्योर करना, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो महत्वपूर्ण हमारे पास आधारभूत संरचनाएं हैं उनका और जो तकनीक है उसकी सुरक्षा करना। नेक्स्ट है डिजास्टर रिलीफ, यानी आपदा राहत और मानवीय सहायता देना अलग अलग परिस्थितियों के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है 61st इंडियन नेशनल चैंपियनशिप के बारे में। 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे? तो ध्यान रखिएगा, इसके रहे विजेता कार्तिक वेंकटरमन जी। ये हुई हरियाणा के अंदर। तो कार्तिक वेंकटरमन जी वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जीती है 61वीं राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका हुआ है हरियाणा गुरुग्राम के आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, जिसका आयोजन किया गया है हरियाणा चेस एसोसिएशन के द्वारा, HCA के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। और कार्तिक वेंकटरमन है, इन्हें क्या मिला है? 6 लाख रुपए की राशि मिली है और एक ट्रॉफी दी गई है। तो कुल राशि थी इसकी कितनी थी? अराउंड 30 लाख रुपीस का टोटल प्राइस पैकेज था। नेक्स्ट है सूर्य गांगुली, इन्हें मिला है सेकंड पोजीशन और इन्हें मिले 5 लाख रुपए। थर्ड प्लेस पर आते हैं नीलाश साहा, इन्हें मिले हैं 4 लाख रुपए, इन्हें थर्ड पोजीशन मिली। तो ध्यान रखिएगा 3 नाम आपके सामने है, पहला है कार्तिक वेंकटरमन, दूसरे हैं सूर्य गांगुली और थर्ड हमारा नीलाश साहा, जिन्हें की फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक मिली कॉन्सिक्यूटिवली। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब कुछ न्यूज हम पढ़ते हैं जिसमें कि पहली न्यूज आती है कंपनी के बारे में, बर्कशायर हैथवे। देखिए ये कंपनी यूएस की है। तो हाल ही में एक स्टेटस मिला है, द फर्स्ट नॉन टेक कंपनी ऑफ यूएस टू क्रॉस 1 ट्रिलियन इन दी मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्लियर। देखिए हम जानते हैं, अगर हम पहले हम बात करें मार्केट कैप की, एम कैप की। एम कैप क्या होता है? कोई कंपनी लिस्टेड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो क्या होगा? वो अपने शेयर रिलीज करेगी। अब जो शेयर की वैल्यू है, मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू है 1 रुपया, कितना है? ₹1। क्या यहाँ डॉलर की बात चल रही है तो हम काउंट करते हैं डॉलर, यानी $1 का एक शेयर है। और अब अगर हमें पता लगाना हो कि उस कंपनी की मार्केट कैपिटल यानी एम कैप कितना है, तो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यानी कुल कितने शेयर होल्डर्स हैं उसके, नंबर ऑफ शेयर, कुल कितने शेयर जो हैं वो उपभोक्ताओं के द्वारा होल्ड किए गए हैं, उसे बोलते हैं एम कैप। क्लियर। तो मान लीजिए किसी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कितना? $1 और उसे सब्सक्राइब किया गया है कितने लोगों के द्वारा? 1 बिलियन के द्वारा। कितना? 1 बिलियन। तो क्या बोलेंगे इसको? 10 बिलियन है तो क्या बोलेंगे इसको? ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? $10 बिलियन के आसपास हो जाएगा। इसी तरह से रेट निकाली जाती है एम कैप की, यानी एम कैप कितना है इसका? 1 ट्रिलियन। यानी अगर किसी एक इस कंपनी की जो बर्कशायर हैथवे, इस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू अगर $1 मानी जाए तो इसे 1 ट्रिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। कितना हुआ है? 1 ट्रिलियन लोगों ने। ये जस्ट रफली फिगर बता रहे हैं आपको ताकि आप समझ जाएं कि एम कैप कैसे निकलता है। क्लियर। और ये विश्व की पहली नॉन टेक कंपनी है जो कि 1 ट्रिलियन डॉलर को मार्क को क्रॉस कर गई है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कौन कौन सी कंपनीज है टेक कंपनीज? देखिए अगर एप्पल की बात करें तो ज्यादा है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जो क्या करती है? सेमीकंडक्टर कंपनी है एनवीडिया। इसके अलावा हम बात करें गूगल की, अल्फाबेट, तो पेरेंट कंपनी गूगल कंपनी की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी? $1 ट्रिलियन से भी अधिक। और 8वीं कंपनी बनी बर्कशायर हैथवे जो कि इस लिस्ट में सूची में आती है। इसके साथ मेटा भी आता है, फेसबुक जिसका पहले नाम था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। होपफुली, मतलब बहुत ही गंदी बात है कि 10 टॉप कंपनीज में, टॉप 10 कंपनीज में भारत की एक भी कंपनी इसमें लिस्टेड नहीं। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आपको सारा। बहुत इजी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आती है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, हम कुछ दिन पहले पढ़ चुके हैं कि चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा और वो ऐसा कर दिया गया। इससे इनसे पहले कौन थे? दिनेश खारा जी थे जो रिटायर हुए हैं, और इनकी जगह पर कौन प्लेस लेंगे? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी। और इनकी अपॉइंटमेंट की गई है फॉर द 3 इयर्स। ध्यान रखिएगा एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसके चेयरमैन की नियुक्ति होती है उन्हीं के मैनेजिंग डायरेक्टर के, जो एमडीज होते हैं एसबीआई के, उन्हीं में से किसी एक को बनाते हैं चेयरमैन। और अदर बैंक में अलग अलग प्रोसीजर है, बट एसबीआई के अंदर ऐसा है कि जो एमडीज होंगे उन्हीं में से एक को बनाया जाएगा चेयरमैन। नेक्स्ट हम बात करें न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। भारत का जो रेलवे बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष मिले हैं, नए सीईओ बने, नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कौन है? ध्यान रखिएगा, कैबिनेट कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, यानी कैबिनेट कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई है सतीश कुमार जी की। सतीश कुमार है आईआरएमएस।
इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, IRMS सर्विस से बिलोंग करते हैं ये, और इनकी नियुक्ति हुई है एज ए न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ दी रेलवे बोर्ड। क्लियर। और ध्यान रखिएगा इफेक्ट दूसरा है इसमें, जो सतीश कुमार जी हैं ये भारत के पहले ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट से आने वाले व्यक्ति हैं जिनकी इस बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की गई है। क्लियर। और इनका कार्यकाल शुरू हुआ 1 सितंबर 2024 से, और ये इस बोर्ड के इतिहास में पहली बार है कि उनकी नियुक्ति की एक दलित व्यक्ति की यानी शेड्यूल्ड कास्ट से आने वाले व्यक्ति की पद पर नियुक्ति की गई है। अच्छा, सतीश कुमार जी हैं वो किसे रिप्लेस करेंगे? ही विल रिप्लेस जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पद है, इसका नाम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो कैट है उसके मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। जो सिन्हा है, जया वर्मा सिन्हा जी, इन्हें अपॉइंट किया गया था एज दी चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑन September 1 लास्ट ईयर, और ये भारत की पहली महिला है, मतलब he is the first woman to be appointed as the CEO and chairman of the railway board। तो दो नाम आपके लिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है सतीश कुमार जी पहले से शेड्यूल्ड कास्ट से आने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया एज दी CEO एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। दूसरी है जया वर्मा सिन्हा जी, जिन्हें अपॉइंट किया गया एज दी मेंबर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और वो भारत की पहली महिला थी जिन्हें इस पद पर नियुक्ति दी गई थी इन दी लास्ट ईयर। अब कुछ अपॉइंटमेंट की गई है, ये बिलोंग कर रही कुछ जो अपॉइंटमेंट हुई है जिसमें कि अलग अलग IPS ऑफिसर को किसी न किसी पैरामिलिट्री फोर्स का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का DG अपॉइंट किया गया है। तो देखिए पहली हम बात करते हैं IPS नलिन प्रभात जी हैं। IPS नलिन प्रभात, इन्हें क्या अपॉइंट किया गया है? He has been appointed as the Special Director General of Special DG of जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। और इनसे पहले कौन थे? RR स्वैन। RR स्वैन थे जिनका रिटायरमेंट 30 सितंबर को होने वाला है, तो उससे पहले अपॉइंटमेंट कर दी गई है IPS नलिन प्रभात जी की, जो होंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फोर्स के स्पेशल डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट आता है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना होती है इन द ईयर 1969। तो इस जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके DG हैं अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह जी। इनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया, एडिशनल चार्ज दिया गया किसका? NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं IPS गोविंद मोहन, IAS गोविंद मोहन, इन्हें क्या बनाया गया? तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू और नेक्स्ट यूनियन होम सेक्रेटरी, यानी भारत के जो गृह सचिव है वो पहले थे अजय कुमार भल्ला जी, उनकी जगह पर उनके रिप्लेसमेंट के बाद गोविंद मोहन है, IAS गोविंद मोहन, इन सर को बनाया गया है एज द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी। क्लियर। अच्छा, दो ऑफिसर हो रहे हैं, IPS ऑफिसर राजविंदर सिंह भट्टी, इन्हें बनाया गया DG ऑफ दी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए इसकी स्थापना होती है इन द ईयर 1963। कब होती है? 1963 में होती है। और ये 1963 इसकी इस जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन कभी किसी और वर्ष में होता है, आई थिंक 1963 में इसका गठन नहीं हुआ है। वर्तमान में जो है इनको राजविंदर सिंह भट्टी जी को बनाया गया DG ऑफ दी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या क्या काम होता है इसका? जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनकी सुरक्षा करना, अलग अलग हमारे PSUs हैं यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट के हैं, केंद्र सरकार के जो अलग अलग PSUs हैं उनको सुरक्षा देना काम किसका है? CISF का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया है IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी जी को एज दी न्यू DG और न्यू चीफ ऑफ दी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। की स्थापना होती है इन द ईयर 1965, टू बी स्पेसिफिक 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन होता है BSF का, जिसका मेन काम क्या है? भारत बांग्लादेश की बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करना, किसका? BSF का। और इसके नए वर्तमान चीफ कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। अच्छा, दूसरे हैं दलजीत सिंह चौधरी, इससे पहले क्या थे? तो वो इससे पहले थे सशस्त्र सीमा बल SSB के DG थे, और SSB जो है इसका गठन हुआ था 1963 के अंदर, भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद गठन होता है SSB का, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत नेपाल, भारत भूटान बॉर्डर की सीमा को सिक्योर गार्ड यानी गार्ड करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू DG ऑफ NSG, कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कैबिनेट नियुक्ति मामलों की कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट समिति के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था, और उसी की आधार पर रिकमेंडेशन ही उनका आदेश, उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है IPS ऑफिसर B श्रीनिवासन है एज दी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है NSG,
हम ब्लैक कैट कहते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं, उसके पद पर नियुक्ति की गई है एज दी ऑफ आईपीएस बी श्रीनिवासन। देखिए एनएसजी जो है ना, ये अभी रिसेंटली आया है कि अयोध्या में, पठानकोट में और केरल में क्या करेंगे, इनकी यूनिट, इनकी इकाई स्थापित करने वाले हैं 3 जगहों पर। कहाँ कहाँ पर? केरल, पठानकोट और अयोध्या के अंदर। अब हम थोड़ी बात करते हैं एनएसजी के बारे में। एनएसजी क्या है? तो एनएसजी भारत का क्या है, एक सुप्रीम काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद रोधी इकाई है, जिसका गठन हुआ था 1986 में एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1986 के द्वारा। 1986 में इसका फॉर्मलाइजेशन हुआ था, फॉर्मली गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के मानेसर में है। ये आप ध्यान रखिएगा, ना तो नई दिल्ली, ना मुंबई, ना किसी और प्लेस पे, गुरुग्राम के मानेसर में। कहाँ पर है? मानेसर में है एनएसजी का हेडक्वार्टर। इसका ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन ये संस्था एनएसजी जो है काम करती है। ध्यान रखिएगा, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहते हैं, ब्लैक कैट्स भी कहते हैं, ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। और इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज ए वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स यानी शून्य त्रुटि वाली फोर्स है, शून्य त्रुटि वाला बल है, जिसमें कि किसी भी तरह की गलती का स्कोप देखने को नहीं मिलता है। इस एनएसजी का मोटो यानी ध्येय वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। काफी अच्छा और काफी एक मोटिवेटिंग इसका मोटो है एनएसजी का, जिसका नाम जो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसका मतलब है सभी जगह श्रेष्ठ सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और इससे पता पड़ता है कि जीरो एरर फोर्स है, यहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ये हमारी एक टास्क ओरिएंटेड फोर्स यानी इसको एक टास्क मिलता है, कंप्लीट करना होता है, गो टू अपने बेस्ट। अच्छा, इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट है स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी। इसमें कहाँ कहाँ से ऑफिसर आते हैं? तो स्पेशल एक्शन ग्रुप के अंदर ऑफिसर आते हैं फ्रॉम दी इंडियन आर्मी। कहाँ से आते हैं? आर्मी से आते हैं। एक दूसरा स्पेशल रेंजर ग्रुप्स, इसमें कहाँ आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, इन सभी से कहाँ से किस में आते हैं? स्पेशल रेंजर ग्रुप के अंदर। साथ ही साथ जो स्टेट पुलिस है हमारी, जो राज्य पुलिस बल है, वहां से भी इसमें ऑफिसर ड्रॉ किए जाते हैं इन दी स्पेशल रेंजर ग्रुप्स। 2 प्रकार हैं इसके, 2 भाग हैं, एसएजी और एसआरजी। स्पेशल एक्शन ग्रुप जिसमें आर्मी से आते हैं, स्पेशल रेंजर ग्रुप जिसमें कि सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस से आते हैं। देखिए हम बात करें टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सबमरीन, पनडुब्बी। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमने पढ़ा था आईएनएस अलीगढ़, जो कि अरिहंत क्लास की सेकंड सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जिसको हाल ही में इंडक्ट किया गया है इन दी इंडियन नेवी। हमारे सबमरीन यानी पनडुब्बी काफी महत्वपूर्ण रखती है इन टर्म विद रेस्पेक्ट टू द नेशनल सिक्योरिटी। देखिए इस प्रकार की पनडुब्बी होती है, थोड़ा सा ये वो स्थिति जाए तो ये वह कंडीशन है जब या तो पनडुब्बी पानी में उतर रही है, पानी से बाहर आ रही है। इस प्रकार से इसका इनोग्रेशन होता है और इसे लॉन्च करते हैं, कमीशन करते हैं। क्लियर? तो सबमरीन क्या है? सबमरीन जो है ना, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें होते हैं एक तो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन हो सकती है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो सकती है, और इनकी क्षमता क्या होती है? ये बैलिस्टिक मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको लॉन्च करने की क्षमता इनके अंदर होती है। राइट? अब सबमरीन किस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर, किस प्रकार की प्रणालियों पर काम करती है? पहला इंजन है वो है बैटरी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन यानी बैटरी इलेक्ट्रिक आधारित इंजन हो, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन हो। तीसरा है न्यूक्लियर रिएक्टर यानी न्यूक्लियर एनर्जी पर बेस्ड इंजन हो। फोर्थ है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि ऐसा इंजन जिसको लंबे समय तक अगर उसको यूज किया जाए तो सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है, सतह पर आने की उसको कम रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम फूड, कि भाई अगर मान लो खाद्य पदार्थ की खाद्य सामग्री कम हो जाए, उस केस में तो क्या होगा, पनडुब्बी को सरफेस पे आना पड़ेगा, अदरवाइज सरफेस पे आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम बात करते हैं इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के बारे में। ये क्या होता है देखिए, जैसे आप जानते हैं सबमरीन होती है हमारी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन, जिसमें कि गैर परमाणु ऊर्जा चालित सबमरीन, जिसे कहा जाता है एसएसके। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, एसएसके, एसएसएन, एसएसबीएन, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, ऐसी सबमरीन जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज नहीं होता, तो अगर उसके अंदर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इस प्रणाली को काम किया जाएगा, प्रणाली का इस्तेमाल होगा, तो लगभग 2 वीक तक, 14 डेज तक जो सबमरीन है वो पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकती है विदाउट कमिंग ऑन सरफेस। अब इस बाकी अगर ऐसा इस्तेमाल, ये प्रणाली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन ये हम यूज नहीं करते तो क्या होता है, नॉर्मल केस में हर 48 घंटे के बाद जो सबमरीन को क्या, पनडुब्बी को सतह पर आना होता है। अगर इस प्रणाली का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए बहुत साइलेंटली वर्क करती है। अगर हम बात करें डीजल इंजन की या न्यूक्लियर पावर इंजन की, तो उसमें क्या होगा, हल्की सी नॉइस आती है। अब नॉइस आती है तो क्या होगा, आप जानते हैं पनडुब्बी के अंदर, सबमरीन के अंदर सोनार इस्तेमाल करते हैं। सोनार क्या होता है, साउंड वेव, यानी एक पनडुब्बी जो है इस प्लेस से यहाँ तक सोनार यानी
साउंड वेव भेजती है और जितने समय में टकरा कर आती है उससे उससे अंदाजा लगाया जाता है कि क्या कोई आगे ऑब्स्टेकल है, क्या कोई और सबमरीन है, या आगे कोई पहाड़ है। क्लियर? हम जानते हैं सबमरीन मतलब कि समुद्र मरीन्स है, उनके अंदर क्या होता है, अलग अलग रीजेस, अलग अलग माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलती है। लाइक मिड कॉन्टिनेंट, मिड अटलांटिक रेंज, अटलांटिक महासागर में एक मध्य कटक श्रेणी देखने को मिलती है। क्लियर? तो अगर न्यूक्लियर पावर सबमरीन की बात करें, उसकी तुलना में अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करेंगे तो काफी साइलेंट होगी और रेजिलिएंट भी होगी और स्टील भी होगी ना, उनको ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्लियर? अब जो एआईपी है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम तकनीक है, इसमें क्या क्या तकनीक इस्तेमाल होती है? तीन तरह के इंजन इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है स्टीम इंजन यानी भाप इंजन, जिसमें एथेनॉल और ऑक्सीजन का ब्लेंडिंग होती है। नेक्स्ट है स्टर्लिंग इंजन, जिसमें क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन और डीजल का एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। थर्ड आता है फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन सेल्स, लिथियम आयन बैटरीज, इस प्रकार के तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तीन प्रकार के इंजन है एआईपी के तहत। पहला है स्टीम इंजन, दूसरा स्टर्लिंग इंजन, तीसरा है हमारा फ्यूल सेल इंजन। क्लियर? अब जो मिसाइल्स होती है हमारी, इनको क्या क्या ऐसे औजार, जैसे कौन कौन से ऐसे वॉर हेड्स मिलते हैं जिससे कि स्टील कैपेसिटी बढ़ जाती है, या हम कह लें कि डेटरेंस बढ़ जाता है। तो पहला आता है टॉर्पेडोस, दूसरा क्रूज मिसाइल, तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए जो क्रूज मिसाइल है ना, वो ट्रेवल करती है इन पैरेलल पाथ। अगर आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए किसी मिसाइल को लॉन्च करेंगे तो जो क्रूज मिसाइल है वो बिल्कुल पैरेलल ट्रेवल करेगी। वही हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो क्या करेगी, वो कोई पैराबोलिक बनाएगी इस प्रकार से, ग्रेविटी से, अर्थ की ग्रेविटी से दूर जाएगी, फिर ग्रेविटी का इस पे इम्पैक्ट होगा और दोबारा सरफेस की ओर आना शुरू करेगी। लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल है, इस पे ग्रेविटेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, स्पीड बहुत फास्ट होती है, बिल्कुल पैरेलली ये फ्लाई करती है। क्लियर? तो टॉर्पीडोज आते हैं इसमें, क्रूज मिसाइल आती है, और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी इसमें इस्तेमाल होती है इन दी सबमरीन। अब हमने बात की थी कि सबमरीन, अगर सबमरीन जा रही है तो उसे कैसे पता पड़ेगा कि आगे कोई नई सब अलग सबमरीन है, कोई कॉर्वेट है, कोई वेजल है या नहीं है। क्या करते हैं, ये अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए रेडियो कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, कम तीव्रता, कम आवृत्ति वाली तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिससे कि कोई और सबमरीन, कोई और देश की सबमरीन उसे डिटेक्ट, उसकी पहचान ना कर पाए, जिससे कि वो अपने मैसेजेस को आराम से इजीली ट्रांसमिट कर पाए और रिसीव कर पाए, भेज पाए और सुन पाए। क्लियर? अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में, जो है टाइप्स ऑफ सबमरीन। सबमरीन पनडुब्बी के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए पनडुब्बी जो है, एक होती है डीजल पावर्ड, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल अटैक, यानी परंपरागत अटैक सबमरीन है, डीजल पावर्ड। दूसरी आती है, इसका नाम है एसएसके, हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेकंड है न्यूक्लियर पावर्ड, यानी परमाणु ऊर्जा आधारित जो सबमरीन है। इसके दो प्रकार है, एसएसएन और एसएसबीएन। तो तीन तरह की सबमरीन हो गई इन टोटल। वैसे देखा जाए दो है, एक डीजल पावर्ड है जिसे एसएसके भी कहा जाता है, और न्यूक्लियर पावर्ड है एसएसएन और एसएसबीएन। पहले हम बात करेंगे एसएसके मस न्यूक्लियर एसएसके सबमरीन की, जिसे कहते हैं डीजल पावर्ड सबमरीन। इसका नाम है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। अब इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि हम इतना तो समझ चुके हैं कि सबमरीन यानी पनडुब्बी जब ट्रेवल करेगी तो क्या होता है, कुछ समय के लिए सरफेस के अंदर पानी की सतह के नीचे रहती है, कुछ समय के लिए पानी की सतह के ऊपर आना पड़ता है। अगर सबमरीन पानी की सतह के नीचे चल रही, ट्रेवल कर रही, तो उसके लिए डीजल इंजन का यूज करेंगे। उसके लिए करेंगे हम सॉरी इलेक्ट्रिक बैटरीज का। और जब सरफेस पे सबमरीन आती है उसके लिए हम यूज करते हैं डीजल इंजन का। क्लियर? दो इंजन है, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन कब काम करेगा? जब पनडुब्बी पानी के भीतर चलेगी। और डीजल इंजन कब काम करेगा? जब सरफेस पर चलना स्टार्ट करेगी। क्लियर? और ये काफी स्टेलियर होती है, यानी इसको इसका आइडेंटिफाई करना, पहचान करना थोड़ी किसी और देश के लिए मुश्किल होता है, टफ होता है, क्योंकि आवाज कम आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएसएन की। इट स्टैंड फॉर दी सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर, या कह लें न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। देखिए इसका आकार होता है, थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू द डीजल सबमरीन, और ये काफी तेज भी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनर्जी है, लगातार एनर्जी का प्रभाव होता है, तो सबमरीन जो है लंबे टाइम तक समुद्र में रह सकती है और लंबे टाइम सस्टेनेबल रह जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें एसएसबीएन की। इसका नाम है सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। अब इसमें क्या होता है, तो एसएसबीएन है, ध्यान रखिएगा। एसएसबी मतलब, ध्यान अगर आप थोड़ा भी याद करने के हिसाब से बात करें तो बी का मतलब ध्यान रखें बैलिस्टिक, यानी एसएसबीएन ऐसी सबमरीन है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च हम कर सकते हैं। ये आपके सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर टर्म इसीलिए इस्तेमाल की गई है, तो लाइक एसएसएन। अब जिस प्रकार से जो सबमर्सिबल
सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर यानी एसएसएन है, उसी प्रकार से क्या करता है, इसमें भी क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम करते हैं, जिससे क्या होता है, मिसाइल से क्या होता है कि पावर जनरेट होती है और उससे हम मिसाइल को लॉन्च कर पाते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भारत के पास कौन कौन सी क्लास की सबमरीन है। तो भारत के पास जो है 3 क्लास यानी तीन तरह की श्रेणी की सबमरीन देखने को मिलती है। पहला है शिशुमार क्लास, याद रखिएगा नाम। सेकंड है सिंधु घोष क्लास, सिंधु घोष श्रेणी की। तीसरी है स्वदेशी रूप से निर्मित कलवरी क्लास, कलवरी श्रेणी की। शिशुमार और सिंधु घोष श्रेणी है, तीसरी श्रेणी है कलवरी क्लास जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है, यानी भारत के अंदर बनाई गई। पहले हम बात करें शिशुमार श्रेणी की, तो ध्यान रखिएगा इसमें कुल 4 सबमरीन है, उन्हें कमीशन कर दिया गया है, जिसमें जर्मनी से हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिया है। जर्मनी की तकनीक इस्तेमाल करते हुए हमने 4 सबमरीन बनाई है अंडर दी शिशुमार क्लास। कौन कौन सी है ये, और इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है अरेबियन सागर यानी अरेबियन सी के अंदर गार्ड करना कंट्री को। आईएनएस शिशुमार, आईएनएस शंकुश, आईएनएस शल्की और आईएनएस शंकुल, ये कुछ 4 सबमरीन है जो डेवलप की गई अंडर दी शिशुमार क्लास। नेक्स्ट है सिंधु घोष क्लास, इसमें कुल 7 एक्टिव यानी अभी वर्तमान में कार्यरत है 7 रशियन ओरिजिन किलो क्लास की सबमरीन है। हमने शिशुमार श्रेणी की बात की, उसमें जर्मनी से सहयोग लिया है, और सिंधु घोष क्लास के अंदर में क्या किया है, रशिया मेड किलो क्लास सबमरीन का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, सेंसर होते हैं, रडार है, सोनार जानते हैं, साउंड वेव को करना, ट्रांसमिट करना और उसे वापस रिसीव करना, जिससे हम पता लगा सके आगे कोई ऑब्स्टेकल है, कोई सबमरीन है या कोई और माउंटेन रेंजेस है। क्लियर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है, लाइक एंटी शिप एंड एंटी सबमरीन वेपनरी, यानी शिप को डिस्ट्रॉय करना हो या सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना हो, तो उस प्रकार की इसमें वेपन्स इंस्टॉल किए गए हैं। जो सिंधु घोष क्लास है, इसमें कुल सबमरीन कौन कौन सी है, देखिए, आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस सिंधु ध्वज, आईएनएस सिंधुराज, आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस सिंधु रत्न और आईएनएस सिंधु केस। ये कुल 7 सबमरीन है जो कि एक्टिवली अभी इंडिया के अंदर काम कर, 10 पहले 10 थी लेकिन 3 इससे डीकमीशन हो चुकी, 7 बचती है। नेक्स्ट है कलवरी क्लास। कलवरी क्लास क्या है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, भारत की ओर से 6 डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि फ्रांस से तकनीक ली जा रही है। क्लियर। और ये कहां डेवलप हो रही है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, मझगांव डॉक पर। क्लियर। अब इसमें कौन कौन सी कलवरी क्लास की सबमरीन है, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांदेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और एक लास्ट बची आईएनएस वागशीर। ये अभी तक कमीशन नहीं की गई है, अभी इसको डिलीवर करना बाकी है। और ये सब मरीन है, 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, इस प्रोजेक्ट के अधीन डेवलप की जा रही है। तो दीज ऑल आर बीइंग डेवलप्ड अंडर दी प्रोजेक्ट 75। क्लियर। और ध्यान रखिएगा इसी का नेक्स्ट वर्जन है प्रोजेक्ट 75 का, प्रोजेक्ट 75 आई स्टैंड फॉर इंडिया, जिसमें क्या होगा, हमने पढ़ा था एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, उसका हम यूज करने वाले हैं, जो काफी डेटरेंस प्रोवाइड करेगा और स्टील कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा फॉर दी इंडियन नेवी। हम बात करें भारत की, अब वर्तमान भारत के पास कोई ऐसी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है क्या, तो भारत के पास ऐसी कोई भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट 75 अल्फा SSN इस परियोजना के तहत हम ऐसी वॉरशिप्स वो सबमरीन को डेवलप करें। क्लियर। अगर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की बात करें SSBN की, हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्तमान में भारत के पास 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, जिनका नाम क्या है, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिगार्ड, जो डेवलप की गई है अंडर दी अरिहंत क्लास। क्लियर। अब लास्ट बचता हमारा प्रोजेक्ट P28। ये क्या है, ये हम बना रहे हैं, एक ऐसे कॉर्बेट्स होंगे, वॉर यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्बेट्स होंगे ये P28 प्रोजेक्ट के तहत, जिसका काम क्या होगा, जिसका नाम दूसरा है कामोर्ता क्लास कॉर्बेट। P28 कह लीजिए, कामोर्ता क्लास कॉर्बेट कह लीजिए, इनका बेसिक काम क्या होता है, सबमरीन है उनको सुरक्षा देना। बड़ा कोई सबमरीन का बेड़ा जा रहा है, उसके चारों सुरक्षा देने का काम करते हैं, वेजल्स करती हैं और कॉर्बेट करते हैं। तो ये कॉर्बेट है P28 के तहत, जिसमें बनेगी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्बेट्स। क्लियर। और इसमें कौन कौन सी कॉर्बेट डेवलप की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा आईएनएस कामोर्ता, ये नाम जरूर याद रखिएगा, आईएनएस कामोर्ता, आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्तन, आईएनएस कवरत्ती, ये सब लक्षद्वीप के द्वीप हैं, लक्षद्वीप के अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन्हीं के नाम पर इसका डेवलप किया जा रहा है अंडर दी प्रोजेक्ट P28, जिसमें कि आईएनएस कामोर्ता, आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्तन, आईएनएस कवरत्ती डेवलप किए जा रहे हैं, कर दिए गए हैं। क्लियर। और ये डेवलप की गई है बाय दी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, जो कि डिफेंस PSU है, सिचुएटेड इन दी कोलकाता। क्लियर। और इनकी क्षमता क्या है, दे कैन बी डिप्लॉयड इन द न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर रीजन्स, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर जैविक हथियार, रासायनिक हथियार या कोई परमाणु ऊर्जा हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उस जगह पर भी इनका डिप्लॉयमेंट हम कर सकते हैं, किसका,
P28 के तहत डेवलप्ड कामोर्ता क्लास की कॉर्वेट्स का कौन कौन सी है? आईएनएस कामोर्ता, आईएनएस कदमत, आईएनएस किल्टन, आईएनएस कवरत्ती, चारों क्या है? लक्षद्वीप के छोटे द्वीप हैं, उनके नाम पर इनको डिजाइन किया गया है। तो देखिए हमारी क्लास खत्म करते हैं आज यही हम, और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाते हैं, इसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा कि एनएसए, ये जो पोस्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इस पोस्ट का गठन कब हुआ है? ईयर में हुई है। और सेकंड आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? चलिए आज की क्लास ही समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।